सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे अमाइंस हो गया। हेलोजन डेरिवेटिव के अंदर हम लोग बात करें, हेलोजन डेरिवेटिव के अंदर भी लास्ट टॉपिक अपने हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन करा था कि नहीं करा था? हॉफमैन एग्जॉस्टिव देखा था ना हम लोग लास्ट टाइम। हम इसको ज्यादा, इसके अंदर तो ज्यादा दिक्कत नहीं है एरोमेट इस हेलोजन डेरिवेटिव में। बस एक जो टॉपिक आता उसके बारे में जरा देख लो कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कंपाउंड इस तरीके से हमने ले रखा है, ये हमारे पास HBr1 इक्विवेलेंट है। तो आप इसमें दो प्रोडक्ट बनाते हैं कि नहीं बनाते? जल्दी से बताइए क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा इसमें। 1 इक्विवेलेंट है, याद आया कि नहीं आया क्वेश्चन? ये KCP और TCP एडिशन वाला क्वेश्चन था कि नहीं था? KCP TCP, जल्दी से बताइए मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा इसमें, KCP या TCP? अगर हम HBr1 इक्विवेलेंट लेते हैं, हम एडिशन की बात कर रहे हैं, हम हेलोजन डेरिवेटिव के अंदर ही ले रहे हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम लोग आज क्या प्रोटीन्स का भी कुछ टॉपिक स्टार्ट करेंगे और बायोमोलिक्यूल्स का भी। प्रोटीन से स्टार्ट करेंगे मेनली, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए क्या है, जैसे ये कंपाउंड है HBr, याद है 1 इक्विवेलेंट के अंदर इसका जो टेम्परेचर था -84 डिग्री सेल्सियस, -84 डिग्री सेल्सियस पे KCP बनाता था। और रूम टेम्परेचर मतलब अगर हम बात करें इसका 40 डिग्री लिखा हुआ है कि ये क्या बनाता है TCP। पर अगर टेम्परेचर ना भी दिया हो तो भी हम क्या बनाएंगे TCP। जैसे यहाँ टेम्परेचर नहीं दिया हुआ तो जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो क्या बनेगा, यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा वो हमारा ये बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? ऐसे क्वेश्चन कैसे सोल्व करते थे आपको मालूम है? किस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करते थे आप लोग? इस क्वेश्चन को सोल्व करने का एक छोटा सा तरीका देखिए कि ऐसा क्वेश्चन बाई चांस, वैसे तो ये सिंपल सा क्वेश्चन आता है, इसमें ज्यादा कोई ट्विस्ट करता नहीं, बाई चांस क्योंकि लगातार एक ही जैसा टाइप का क्वेश्चन आ रहा, हो सकता है आगे क्वेश्चन में थोड़ा सा परिवर्तन कर सके। मान लीजिए मैंने कंपाउंड लिया, यहां पे आपको इसी तरीके से फॉलो करना है, क्वेश्चन को इसी तरीके से फॉलो करना है। सबसे पहले आप क्या करिए, यहां पे नंबरिंग कर लीजिए, कंजुगेटेड सिस्टम पे नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4। मैं आपको जो तरीका बता रहा हूं कंजुगेटेड सिस्टम, देखिए 1 2 3 पे नंबरिंग कर लें। नंबरिंग करने के बाद आपको क्या करना है, आपको H+ जोड़ के कार्बोकेटायन बनाना है। ऐसे कंजुगेटेड सिस्टम में या तो 1 पे हाइड्रोजन जोड़ोगे या फिर 4 पे जोड़ोगे, ठीक है ना। मान के चलिए मोस्ट ऑफ द केसेस में 1 या 4 पे ही जुड़ता, मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा ही होता है, ठीक है ना। तो होगा क्या, जब 1 और 4 पे जोड़ोगे तो हमारे पास जो ऑप्शन बनता है, यहां पे जैसे ही एडिशन करेंगे तो सबसे पहले जो कार्बोकेटायन बनेगा ये बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक है, चाहे 1 पे जोड़िए चाहे 4 पे जोड़िए, यहां पे कोई चेंजेस नहीं आने वाला, ठीक है। अब इस कार्बोकेटायन बनने के बाद आपको क्या करना है, इसके अंदर रेजोनेंस करा लेना है। सबसे पहले 1 और 4 में से किसी भी एक जगह जोड़ना है हाइड्रोजन, और जिससे जोड़ने के बाद कार्बोकेटायन जो बने ना आपका, वो स्टेबल कार्बोकेटायन। अगर 1 पे जोड़ने पे स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा है और 4 पे जोड़ने पे, तो दोनों में से जो ज्यादा स्टेबल बन रहा है उसको लिखेंगे पहले, बात समझे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें रेजोनेंस करा लेंगे। रेजोनेंस कराने के बाद हमारे पास एक कंपाउंड ये आएगा, ठीक है। तो ये दो तरह के इंटरमीडिएट बनेंगे, दो तरह के इंटरमीडिएट बनेंगे। अब हम इनमें एडिशन करेंगे, किसका? Br- का। अगर मैं यहां Br- का एडिशन करता हूं तो मेरे पास कंपाउंड यहां बनता है इस तरीके से, ये Br। इस एडिशन को हम क्या बोलेंगे कि हाइड्रोजन आपने 1 पे जोड़ा है तो इसको बोलेंगे 1-2 एडिशन। क्या बोलेंगे हम लोग? 1-2 एडिशन। यहां पे हम लोगों ने फिर से Br- पे अटैक करा और यहां प्रोडक्ट इस तरीके से, यहां पे Br, इसको कौन सा एडिशन बोलेंगे? 1-4 एडिशन बोलेंगे। क्लियर? होता क्या है, जो स्टेबल इंटरमीडिएट होता है, जो स्टेबल इंटरमीडिएट होता है, मोस्ट ऑफ द स्टेबल इंटरमीडिएट से बनने वाले प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? KCP। इन दोनों में से पहले चेक कर लेना आप लोग, क्या चेक कर लोगे? कार्बोकेटायन जो स्टेबल है, जो स्टेबल कार्बोकेटायन होगा वो क्या बनाएगा? KCP। अच्छा, मोस्ट ऑफ द केसेस में जो 1-2 एडिशन होता है वो KCP होता है, और 1-4 जो एडिशन होता है वो TCP होता है। ये माना जाता है, ये हमेशा आप भी तैयार रहना इस चीज के लिए। क्लियर है? पर आप लोगों को और अच्छे से देखने का, ये तो आपका है एक झटके में क्वेश्चन करने का, 1-2 है जो क्या बोलेंगे KCP, 1-4 है जो TCP। पर मैं क्या तरीका बता रहा हूं, आप पहले तो इंटरमीडिएट बनाना, फिर उसके बाद रेजोनेंस करा के इन दोनों में चेक करना कि कौन ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन है। सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन जो है उससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? अच्छा, अब आपको KCP तो समझ में आ गया कि आपने KCP बना लिया। ये आपका जो बना था ये था आपका KCP। क्यों KCP क्यों बोला? KCP इसलिए बोला क्योंकि स्टेबल इंटरमीडिएट से बनने वाला प्रोडक्ट क्या होता है? KCP। मुझे बताइए दोनों अल्कीन में से ज्यादा स्टेबल अल्कीन कौन है? जो स्टेबल प्रोडक्ट होता है उसे क्या बोलते हैं? TCP। एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे ज्यादा कौन बनता है? TCP। तो मेजर प्रोडक्ट
HBr के लिए, HBr के लिए टीसीपी की कंसंट्रेशन का अगर बात करें कितना होता है HBr के लिए, होता है कितना टेम्परेचर, इसके टेम्परेचर की बात करें नॉर्मल रूम टेम्परेचर, समझे। वैसे अगर -84 लिखा हो तो क्या बनेगा, केसीपी बनेगा HBr के केस में। क्लियर है, बात समझे। अगर वो माइनस न लिखता है, अगर लो टेम्परेचर भी लिखता है, तो आप समझ जाना एग्जामिनर क्या चाहता है, केसीपी प्रोडक्ट चाहता है। क्लियर है, ये सिंपल, यही चीज आपको याद रखनी। हम मोस्ट ऑफ द केसेस में ये बोलते हैं, हमेशा ये बोलते हैं कि जो 1 2 होता है वो क्या बनता है, ठीक है। पर अधिकतर केसेस में ये बदल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी जगह क्वेश्चन बदलूं, ये बात समझ में आई कि नहीं आई। अगर मैं इस चीज को बदल देता हूं, जैसे यहां पे एक क्वेश्चन ये ले लेते हैं, जो ये भी कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, इसी को हम लोग फिर से डिस्कस करते हैं, फिर एक और क्वेश्चन उठाते हैं। मैंने लिया HBr वापस से 1 इक्विवेलेंट, फिर से बेटा देखते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4। अगेन मैंने क्या बोला, ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, नंबरिंग लिखने के बाद आपको प्रोटोनेशन कराना होता है बेटा। 1 पे करिए या 4 पे, यही दो जगह होती है। आपको वैसे करना चाहो तो 1 2 3 4 पे किसी में भी कर लो, पर मैंने बहुत सारे क्वेश्चन में करके देख लिया 1 और 4 पे ही मोस्ट ऑफ द केसेस होता है। तो मैं यहां पे बताइए 1 पे हाइड्रोजन जोड़ूं या 4 पे हाइड्रोजन जोड़ूं, जिससे स्टेबल कर 1 पे, बिल्कुल सही। तो 1 पे जोड़ने पे मेरा ये कार्बोकेटाइन ये बना कि नहीं बना, अच्छा ये स्टेबल कार्बोकेटाइन। अच्छा मैं इसके बाद क्या करूंगा, रेजोनेंस करा लूंगा कि नहीं करा लूंगा, ये मेरे पास प्रोडक्ट बन गया इस तरीके से, यहां आ गया मेरा ये कार्बोकेटाइन। अच्छा इसके बाद मैंने Br माइनस का एडिशन करा दिया, तो ये वाला जो प्रोडक्ट बनेगा बेटा जी इस तरीके से, बताओ इसको क्या बोलेंगे, और प्लस ये जो प्रोडक्ट बनेगा क्या बनेगा, ये 1 4 एडिशन हुआ कि नहीं हुआ बेटा, और ये क्या हो गया बेटा। आप बात को समझ में आई कि नहीं आई। क्वेश्चन को थोड़ा और बदलेंगे। अच्छा मेजर कौन होगा, अगर मैंने रूम टेम्परेचर दे रखा है तो, क्लियर है ये चीज। अच्छा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बदलते हैं, मैंने यहां पे क्वेश्चन ऐसा दे दिया, HBr 1 इक्विवेलेंट ले लिया हमने। एक मिनट, ये भी सेम ही क्वेश्चन हो जाएगा, एक मिनट सेम क्वेश्चन हो जाएगा ये। हाँ अब करते हैं इस क्वेश्चन को वापस से, आपके लिए वही चीज है, HBr 1 इक्विवेलेंट है। अब सोल्व करिए आप लोग, नंबरिंग कर लेते हैं। मैंने आपको क्या बोला, नंबरिंग अकॉर्डिंग टू IUPAC नहीं कर रहे बेटा, नंबरिंग आपको ट्रिक के फॉर्म में सिखाया जा रहा है। 1 2 3 4, आप 1 2 3 4 इधर से भी कर सकते हैं, ये IPSC के अकॉर्डिंग नहीं है, तो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। अब बताइए H कहां जोड़ोगे, 1 पे या 4 पे। आप 2 और 3 पे भी जोड़ सकते हो, ऐसा नहीं हो सकता मैं गलत हूं। एक बार आप जोड़ के देखिए कौन सा स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है। 3 पे जोड़े, 1 2 3 4। मैंने तुम्हें जब बोला था कि 2 3 पे मैं सब पे चेक कर चुका हूं, तब भी तुम लोग 2 3 पे जोड़ रहे हो तुम लोग। आप 1 और 4 पे जोड़ने पे आपको हमेशा कंजुगेशन मिलेगा, 2 और 3 पे कभी नहीं मिल रहा है। ऐसा ऐसा मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसा नहीं होता जब तक बैक बॉन्डिंग शामिल ना हो, ठीक है। तो आप मैंने बोला ना, तो 2 और 3 पे नहीं जोड़ेंगे, मतलब आप बताइए कहां पे जोड़े, 4 पे या 1 पे। 4 पे जोड़े तो कार्बोकेटाइन यहां बनेगा पक्का, और 1 पे जोड़े तो कार्बोकेटाइन यहां बनेगा। चलिए मैंने 1 पे जोड़ दिया। अब मुझे एक बात बताना, कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, आप ये बता दीजिए, ये वाला कार्बोकेटाइन या फिर जो आप ये बोल रहे थे आप लोग, अगर मैं यहां जोड़ता हूं कार्बोकेटाइन यार, बताइए दोनों में से कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, ये वाला है कि नहीं है। तो बताइए 1 पे जोड़ूंगा या 4 पे जोड़ूंगा, बात समझ में आई कि नहीं आई इस बार, क्लियर है। तो भाई क्वेश्चन करते वक्त इस चीज का जरूर ध्यान रखना, मैं जो आपको समझाना चाहता हूं, पहले आप कंजुगेटेड सिस्टम लिखना, 1 2 3 4 लिखना, उसके बाद आप उन दोनों में से 1 या 4 को सेलेक्ट करना जिससे बनने वाला स्टेबल कार्बोकेटाइन। जो मैंने इसको सेलेक्ट करा कि नहीं करा, इसके बाद मैं इसको क्या करा लूंगा, रेजोनेंस, ये स्टेबल। अब सुनना मेरी बात को जरा ध्यान से, मैंने यहां से रेजोनेंस करा दिया इसका, ठीक है। अब ये कार्बोकेटाइन मेरा यहां चला गया ऐसे। अच्छा जी अब मुझे एक बात बताइए, दोनों में से ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन, ये वाला। अच्छा आपको मालूम है आपने यहां H जोड़ा था, आपने यहां H जोड़ा था, ठीक है। अच्छा इस पे फिर Br माइनस का एडिशन होगा कि नहीं होगा, अगर Br माइनस का एडिशन हो जाएगा तो यहां डबल बॉन्ड ऐसे हो जाएगा, इस जगह Br जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, बोलिए। और अगर मैं यहां Br माइनस जोड़ देता हूं तो ये कंपाउंड हमारा इस तरीके से बन जाएगा बेटा जी, ये हो जाएगा Br डबल बॉन्ड, ऐसा होगा कि नहीं होगा। आप मुझे बताइए कौन सा एडिशन, ये कौन सा एडिशन, 1 एडिशन बोलिए, 1 2 और ये 1 4। अब मुझे बताइए ये क्या, केसीपी या टीसीपी,
आप स्टेबल इंटरमीडिएट से बनने वाला प्रोडक्ट होता है ना, उसे क्या बोलते हैं? केसीपी बोलते हैं। अब मुझे बताओ दोनों में से कौन सा अल्कीन ज्यादा स्टेबल? बात समझ में आ गई? टीसीपी। अब समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन कैसे बदल सकता है? अभी तक एग्जामिनर सिर्फ यही वाला क्वेश्चन दिया है, इसी क्वेश्चन को एक बार मेंस में पूछा है, या फिर उससे पहले वाला जो क्वेश्चन है एडवांस में इसी को पूछा है, इससे पहले वाले को मेंस में पूछा है। हाँ, तो उसको मेंस में ही पूछा हुआ है, तो उसने बहुत सिंपल वाले ही क्वेश्चन रखे हुए हैं। बाई चांस अगर क्वेश्चन बदलता है तो आपके साथ पॉसिबिलिटी इस तरीके से बदल जाएगी। तो मैंने जो बताया है उस चीज पे हमेशा ध्यान रखना। क्लियर है? हाँ हाँ, तो मार्कोनिकॉफ भी तो फॉलो करा हमने। अच्छा, अब जब क्वेश्चन सोल्व करते वक्त हम हमेशा मार्कोनिकॉफ रूल ही फॉलो करते हैं, पर आपको मालूम है जब H प्लस नहीं होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है, तो मॉडिफाइड मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करते हैं ना। तो ठीक है, क्या दिक्कत क्या है इसमें बताइए? आप याद है मार्कोनिकॉफ रूल का सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? मार्कोनिकॉफ रूल जो एप्लीकेबल हुआ था ना, वो सिर्फ अल्कीन के लिए था, ये कंजुगेटेड डाइन है। यहां बात समझे? तो हम यहां पे मॉडिफाइड मार्कोनिकॉफ रूल लगाएंगे जिससे बनने वाला कार्बोक्राइन ज्यादा स्टेबल हो। क्लियर है बात? ठीक है, आप हमेशा मॉडिफाइड मार्कोनिकॉफ रूल लगाना जब तक वो ना लिखे। जैसे क्लियर है ये चीज? अरे ये समझ में आया कि नहीं? ये क्लियर हुई ना बात आप लोगों को? तो मतलब ऐसा नहीं है कि हमेशा, हाँ ये मोस्ट ऑफ द केसेस में ये बोला जाता है जो केसीपी, जो 1-2 एडिशन होता है वो केसीपी होता है, जो 1-4 एडिशन होता है टीसीपी होता है। हाई टेम्परेचर पे ज्यादा कौन? लो टेम्परेचर पे ज्यादा कौन? क्लियर है ये चीज? अच्छा जी, अगर मैं इसी जगह एक और क्वेश्चन बदल देता हूं, मैं आपके सामने एक क्वेश्चन और बदल देता हूं, जरा ध्यान से देखना। मैंने एक क्वेश्चन ये वाला ले लिया, ये भी आप लोगों ने देख रखा है। इस जगह मैं बेटा इस बार HCl ले रहा हूं 1 इक्विवेलेंट। अब जरा क्वेश्चन सोल्व करिए और मुझे बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा इसमें, और क्या केसीपी होगा क्या टीसीपी होगा। अब गलती मत करना, केसीपी टीसीपी टेम्परेचर ध्यान रखना। अगर लो टेम्परेचर ले रखा है तो क्या मेजर बनाओगे? केसीपी। ठीक है, वापस नंबरिंग कर लें इसके अंदर, वापस से वही 1 2 3 4। हाँ जी बोलिए। सेम बन रहा है कि नहीं बना? मतलब इसमें केसीपी और टीसीपी, तो मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि 1-2 एडिशन हमेशा ज्यादा 1-4, तो इस केस में दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर? मतलब हम ऐसा अधिक देखो, नॉर्मली ये बोलते हैं केसीपी टीसीपी अलग है, जो मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट से बनता है उसे केसीपी, और 1-4 एडिशन को क्या बोलते हैं? टीसीपी। पर कभी कभी क्या होता है केसीपी और टीसीपी सेम हो सकते हैं, जैसे क्वेश्चन आपके सामने है। क्लियर है? क्लियर है यहाँ पे? ठीक, आगे बढ़े, आगे बढ़े इसमें। ठीक, अब इसी क्वेश्चन में बाय चांस एग्जामिनर, मतलब मैं कह रहा हूं कि अगर और लेवल पे सोच लेता है, आप लोगों ने इसके प्रोडक्ट बना लिए, मैं एक बार प्रोडक्ट इसका बना लेता हूं, देख लेता हूं। एक प्रोडक्ट मेरा था यहां पे HBr, यही था, सॉरी, हाँ हाँ ठीक, ठीक है। ठीक है, यही बन रहा है दोनों तरफ। ठीक है, आगे बढ़े। अगर इस क्वेश्चन को अगर वो अगर अलग लेवल पे देखता है इस तरीके से, और यहां पे DCl दे देता है 1 इक्विवेलेंट, अब आप बनाइए प्रोडक्ट। बस इतना ही लगेगा? हाँ, तो फिर एक प्रोडक्ट बनेगा कि 2 प्रोडक्ट? तो फिर तो कैसे तू बोल रहा है कि एक एक करके, तो एक प्रोडक्ट कैसे गिन रहे हो? तो बताओ उसमें मेजर कौन होगा? क्वेश्चन ये है, अब क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि मेजर कौन होगा उसमें। अब
ये बन रहा था एक 1 2, एक ये बन रहा था ना, ठीक है। ये कौन सा एडिशन, ये कौन सा एडिशन, अलग अलग है इस बार 1 2, क्यों, बिल्कुल सही। इसमें ये 3 हाइड्रोजन है, आप ध्यान से देखिए, CH3 हाइपर कंजुगेशन इसके मुकाबले ज्यादा अच्छा बन रहा है। इस बार मेजर कौन होने वाला है, मतलब ये KCP भी ये वाला है और TCP भी ये वाला है, पर हाँ थोड़ा बहुत तो ये बनेगा बनेगा, ऐसा नहीं है, इसको नहीं बोल सकते, ये 1 4 एडिशन है। क्लियर है, तो इस बार इसकी परसेंटेज क्या होगी, ज्यादा होगी, मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा आपका। ऐसा क्यों हुआ, जो KCP वाला था ना, इस बार हाइपर कंजुगेशन से ये ज्यादा स्टेबल था। क्लियर है, अरे समझ में आया, बाई चांस ने ऐसा करा होता तो आप समझिए किस तरीके से होता क्वेश्चन का लेवल। तो ये था एडिशन का एक, तो 1 2 1 4 एडिशन के केसेस की बात करते हैं हम लोग। क्लियर है, क्लियर है, समझा। ऐसे ही सारे क्वेश्चन करेंगे कि नहीं करेंगे। अब जो भी क्वेश्चन आएगा सबसे पहले आप 1 2 3 4 नंबरिंग कर लेना, और नंबरिंग करने के बाद क्या करेंगे, स्टेबल 1 या 4 पे जोड़ना, जिससे स्टेबल कार्बोकेटाइन बने, उसको रीअरेंज मतलब रेजोनेंस करा के फिर प्रोडक्ट बना लेना। ठीक है, वैसे ज्यादा इस पे टफ क्वेश्चन बनते नहीं है, नॉर्मल रहता है भाई। आप इसमें देखिए डी और इसमें देखिए अगर, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, जल्दी से अगर बात करें कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखेंगे कि नहीं देखेंगे, तो हम 1 पे ही जोड़ेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ जोड़ने पे कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा और CH3 यहाँ बनेगा कि नहीं बनेगा, अरे बोलिए। क्लियर, ठीक है। अब कार्बोकेटाइन जब यहाँ बनेगा उसका रेजोनेंस करा के यहाँ कार्बोकेटाइन जाएगा, तो एक बार Cl यहाँ जुड़ेगा और एक बार Cl यहाँ जुड़ेगा। दोनों ही केसेस में बात तो कर ली, ये 1 2 एडिशन, ये 1 4, पर क्वेश्चन आता है मेजर कौन बनेगा। मेजर हमेशा वो बनता है जो ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट होता है। तो इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, ये, क्योंकि इसके अंदर हाइपर कंजुगेशन ज्यादा हो रहा है इसके मुकाबले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये तो था इसके अंदर की बात। अगर हम इसमें और ढंग से देखें तो मुझे एक बात बताइए कि इससे ज्यादा तो इसमें पूछता नहीं है, इससे ज्यादा इसमें कभी नहीं पूछता, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, KCP TCP का। पर आपको कैसा भी कंजुगेटेड सिस्टम आ जाए तो आप क्वेश्चन इसी तरीके सोल्व करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। बना लीजिए इसका। हम्म, ये क्वेश्चन आपके, आपने करा भी होगा ऐसा, आपके शीट में भी रहा होगा ऐसा क्वेश्चन। हाँ जी, बताइए H कहाँ जोड़ेंगे ये बता दीजिए। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। तो उस हिसाब से प्रोडक्ट की अगर बात करें, ठीक है, दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन, कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। हाँ हाँ, चेक कर लेते हैं। फर्स्ट वाले और सेकंड वाले में ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन, फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, आपको मालूम है यहाँ पे
कैटायन के साथ समझ लेना 3 अल्फा हाइड्रोजन है और रेजोनेंस है कि नहीं है, यहां पे भी रेजोनेंस है, ठीक है, पर ठीक, अच्छा क्रॉस नहीं बोलेंगे इनको, क्रॉस और एक्सटेंड ये दोनों आपस में एक दूसरे का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इनके बीच में क्रॉस और एक्सटेंडेड वर्ड यूज नहीं होता, ये क्रॉस और एक्सटेंडेड दो अलग अलग मॉलिक्यूल के लिए यूज होता है, दो अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल होने चाहिए उसके लिए, जैसे ये आपको मालूम होना चाहिए, जैसे ये क्वेश्चन ऐसा हो, ये क्रॉस एक्सटेंडेड, ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होने चाहिए, समझे कि नहीं समझे, तब बोला जाता है क्रॉस, ये तो आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की तो रेजोनेंस एनर्जी लगभग सेम होती है कि नहीं होती है, तो मतलब उनकी स्टेबिलिटी भी लगभग सेम होती है, पर हाँ हम इसको ज्यादा इसलिए मान रहे हैं क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, क्लियर हुई कि नहीं ये बात, ठीक है। अब इससे जो प्रोडक्ट बनेगा आपका जरा ध्यान से देखना और मुझे बताना आंसर में, ये क्वेश्चन ऐसे कर दिया और मेरे पास आ गया बी आर, ये 1-2 एडिशन और ये 1-4 एडिशन, आपको बताना है दोनों में से कौन केसीपी कौन टीसीपी, बिल्कुल केसीपी, होगा कि नहीं होगा बताओ पहले तो, कारण समझ में आया कि नहीं आया, अच्छा मेजर कौन बनेगा, यही बनेगा, इससे पहले वाला क्वेश्चन जो था समझ में आया, और ये वाला क्वेश्चन मतलब ये भी बनेगा, हम इसकी नहीं बोले पर ये मेजर बने, क्लियर हुई बात, अरे समझ में आया ये चीज, ठीक है, तो इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है अगर और डिटेल में जाएंगे तो, ठीक है, तो ये तो था नॉर्मल केसीपी टीसीपी वाला, ठीक, हाँ एक इसके अंदर स्टीरियोकेमिस्ट्री वाले क्वेश्चन आते हैं, वो भी आप लोगों ने कर ही रखा, उसके बारे में कोई रिवीजन करने की जरूरत नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने कंपाउंड लिया, हाँ जी, तो जो सी से ये प्रोडक्ट बनेगा P प्लस Q, इनके बारे में बताना है, जरा इसके बारे में देख लेते हैं, क्योंकि ये वाली जो आपको मालूम हो, जैसे हमने यहाँ पे जब अल्कोहलिक KOH ले लिया इस जगह पे, लिविंग ग्रुप पुअर है कि नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है ए जो बनने वाला है ये प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, बी और सी में एक तो हो जाएगा ट्रांस और एक तो हो जाएगा सिस, और सिस का रिएक्शन जब कराते हैं तो CAT से याद आया कि नहीं आया आप लोगों को, अरे तो बात तो एक ही है यार, 3O लिखेंगे तभी तो रेसमिक मिक्सचर बनेगा, 3O बनने से ही तो रेसमिक मिक्सचर बनता है, ठीक है, क्योंकि ये 3O जुड़ेगा तो टी, तो आप कार से याद रखो जो भी याद रखो, तो यहाँ 3O बनेगा, अगर 3O बनेगा आपका तो ये Br HCH3 और यही बनेगा कि नहीं बनेगा, ये उसका क्या हो जाएगा मिरर इमेज, एक तो ये था स्टीरियोकेमिस्ट्री, क्लियर है ये चीज, ठीक है, तो इसके अंदर और एडिशन में ज्यादा कुछ नहीं था, अच्छा एक एडिशन की एक रिएक्शन ये भी आपको याद होनी चाहिए कि अगर मैंने यहाँ कंपाउंड ले लिया NH3+, ये भी क्वेश्चन है, अगर मैं इसका रिएक्शन कराता तो HBr, आपको मालूम पड़ गया ना ये कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर लग जाए तो क्या होता था, ऐसा भी एक क्वेश्चन आया हुआ, तो क्या कर देगा ये, मार्कोनिकॉफ नहीं बल्कि एंटी मार्कोनिक, तो क्लियर है वो चीज भी, अच्छा मुझे एक बात बताइए HBr एंटी मार्कोनिकॉफ कब देता है,
एंटी मार्कोनिकॉफ कब देता है बताइए? HBr। अच्छा, और कौन कौन से कंपाउंड है जो मार्कोनिक एंटी मार्कोनिकॉफ देते हैं? देखिए वैसे तो अच्छा, HBr के अलावा कोई एंटी मार्कोनिकॉफ शो करता है क्या? HCl सिर्फ HBr करता था इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। यही मेनली सिलेबस में आता है, इसी चीज को हम लोग मेनली देखते हैं। HBr ही क्यों शो करता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। क्योंकि HCl HF HI में जो प्रोपोगेशन की P1 P2 स्टेप थी ना, एक्चुअल में हाँ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होने के लिए P1 P2 स्टेप एक्सोथर्मिक होनी चाहिए, जो सिर्फ HBr के साथ है। क्लियर है? ठीक है, तो आगे देखते हैं। इसके अंदर एक क्वेश्चन ये आ सकता है, जैसे अगर Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 ले लेते हैं तो क्या होगा? Br एडिशन होगा कि नहीं होगा? कहां पे? डबल बॉन्ड पे। कहां पे एडिशन होगा? डबल बॉन्ड पे। तो यहां प्रोडक्ट जो बन जाएगा आपका इस जगह पे ये Br। अच्छा, अगर मैं इसी जगह पे क्वेश्चन में मैं इस जगह पे ये मॉलिक्यूल सेम रखता और अगर मैं यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिख देता, RMGX लिख देता, अब बताइए कहाँ अटैक करता? एल्डिहाइड पे अटैक करता कि नहीं करता? अच्छा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग लेते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ कंपाउंड ले लिया इस तरीके से, हाँ ये लिखा मैंने CH2CH2, इसका रिएक्शन मैंने करा HCN के साथ। बताइए प्रोडक्ट क्या? उस कंपाउंड का नाम क्या? CH3CH2Cl। आपको मालूम है अगर हम इस एक मिनट गलत करा, एक्राइलोनाइट्रेट CH ट्रिपल बॉन्ड CH ऐसे लेना चाहिए था, HCl के साथ रिएक्शन करा 1 इक्विवेलेंट। अब बोलिए प्रोडक्ट क्या? 1 इक्विवेलेंट लिया है, बोले क्या? ये कंपाउंड आपका क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा CH2CHCN। बनेगा कि नहीं बनेगा? इसको बोलते हैं एक्राइलोनाइट्राइल। और अगर बेटा जी इसका पॉलीमराइजेशन कर दें हम लोग, पॉलीमराइजेशन करें तो बताइए क्या? पॉली मतलब पान बनेगा कि नहीं बनेगा? पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। अच्छा जी, अच्छा इसी से कुछ बातें जरा ध्यान करते हैं इन्हीं सब चीजों से। अच्छा बताओ ये एडिशन समझ में आया कि नहीं? अगर मैं आपको बोलता हूं कि ये जो पान होता है, पान पॉली एक्राइलोनाइट्राइल इज एन एग्जांपल ऑफ एडिशन पॉलीमर या कंडेंसेशन पॉलीमर? एडिशन पॉली। अच्छा बच्चों, जब भी एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है ना, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग फ्री रेडिकल लेते हैं। क्या बनाते हैं? फ्री रेडिकल। आपको मालूम है दो तरह की थी, एक था चेन, मालूम है इसकी, एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म थी और एक कैटायनिक मैकेनिज्म थी। ठीक है ना, एडिशन में एक कैटायनिक एनायनिक मैकेनिज्म थी और एक फ्री रेडिकल। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म लेते हैं। अब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो रहा तो बताओ यहाँ पे कैटलिस्ट कौन होगा? कैटलिस्ट आपको मालूम है पेरोक्साइड हो सकता है, क्योंकि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म करनी है। पेरोक्साइड हो सकता है, या फिर हीट हो सकता है ज्यादा, या फिर लाइट हो सकता है। क्लियर है कि नहीं कैटलिस्ट? तो ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे। अब मुझे एक बात बताना, जब इस क्वेश्चन में एक खास चीज और है कि जब हम लोग यहाँ कंपाउंड करते हैं ना, मुझे एक बताना कि अगर फ्री रेडिकल बनाओ तो मुझे बताओ फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल कहाँ बनेगा? कौन से कंपाउंड पे? फिर यहाँ पे या यहाँ पे? हम फ्री रेडिकल यहाँ बनाएंगे। आपको मालूम है ये एकमात्र ऐसा केस था जहां पे फ्री रेडिकल साइनाइड के बगल में होता है ना, तो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि वो रेजोनेंस करके इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है। ये एकमात्र ऐसा का था। हालांकि क्या लग रहा है CN का माइनस आई इफेक्ट सोचते हैं, पर एक्चुअल में नहीं होता। CN यहाँ पे रेजोनेंस परफेक्ट करता है। तो एक चीज याद रखना, अगर साइनाइड का केस आता है तो फ्री रेडिकल उसके पास में ज्यादा स्टेबल होता है। क्लियर है? ये चीज आपको ध्यान रखनी है इस जगह पे। तो फ्री रेडिकल। अब मुझे बताइए, अगर बाई चांस इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे कर लेता हूं, जरा ध्यान से देखिए, मैंने यहां कंपाउंड लिया है, ये CH2 ले रखा है, ये CH2 ले रखा है, एक नॉर्मल, ठीक है, N। पॉलीमराइजेशन कर रहे हैं, बताओ कौन सा पॉलीमराइजेशन होगा? एडिशन। एडिशन। जब हम ये रिपीटिंग यूनिट हमारी जो बनेगी, जो रिपीट कर दिया हमने CH2 ये N, यही होगी कि नहीं होगी? एडिशन। बताइए क्या क्या यूज करा होगा यहाँ पे? लाइट, पेरोक्साइड अगर फ्री मैकेनिज्म है, ठीक है ना। अदरवाइज तो कैटायनिक करने के लिए H+ भी यूज कर सकते हैं, पर मोस्ट ऑफ द केसेस में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है। अच्छा मुझे बताइए, इस कंपाउंड का नाम है इथीन।
ये क्या हो जाएगा? अच्छा, क्वेश्चन को अगर हम बदल देते, मैंने कंपाउंड ले लिया CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और फिर से मैंने इसका N लेके 1 मिनट मैंने ये कंपाउंड बनाया CH डबल बॉन्ड CH, ये N। अब बोलो इसका नाम पॉली इथाइन, पॉली इथाइन, ये पॉलीथीन, और ये क्या हो जाएगा? पॉली इथाइन। अब क्वेश्चन को देखते हैं वापस से, पॉलीमराइजेशन के ही केस में मैंने यहाँ कंपाउंड लिया CH2, ये लिखा CH CN। हम पॉलीमराइजेशन करेंगे, हम क्या करेंगे? पॉलीमराइजेशन। अच्छा मुझे बताइए, पॉलीमराइजेशन किसका करते हो? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का करोगे या साइनाइड का? जहां एडिशन हो सकता है, क्योंकि आपने बोला एडिशन, तो भाई साहब जब इसका पॉलीमराइजेशन करोगे, मान लीजिए मैंने N यूनिट लिया है, तो आपको मालूम है क्या लिखना पड़ेगा? CH2CH, यही होगा कि नहीं होगा? और N को क्या ले, साइनाइड को ऊपर लिख दूंगा कि नहीं लिख दूंगा? अरे बोलिए, और यहां N आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बताइए अगेन। अभी हमने 3 एग्जाम्पल पढ़े, ये तीनों के तीनों होमोपोलीमर है या कोपोलीमर है? और किसके एग्जाम्पल है? एडिशन पॉलीमराइजेशन के एग्जाम्पल है। क्लियर है कि नहीं है? अच्छा जी। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं इसको ऐसे कर देता हूं, आपको सबको मालूम है, पॉलीमराइजेशन का ही केस अगर ले लेता हूं मैं, जैसे मैंने लिखा यहां पे CH ट्रिपल बॉन्ड T, अगर मैं इसका रिएक्शन करा देता हूं NiCN होल ट्वाइस, ऐसे कैसे देख रहे हो बे? रेड हॉट आयरन ट्यूब। अब बोलो, ये तो कर सकते हो? हाँ तो ठीक है, अब आगे स्टार्ट करो। अच्छा, कॉपर ट्यूब भी हो सकता है यहाँ पे। अब बोलो क्या, यहाँ पे प्रोडक्ट जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, अरे निकल बोराइड, या फिर यहाँ पे एक प्रोडक्ट और बन सकता है, ये भी बन सकता है, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ कंसंट्रेशन पे, ठीक है ना? पर मेनली दोनों ही बनते हैं। आपको मालूम है यहाँ पे टेट्रामर बनता है इसका, ये ट्राइमर फिक्स है, इसका बेंजीन बनेगा। अरे बोलो। अच्छा, इसी क्वेश्चन में एक चीज और होती है मालूम है, अगर आपने इस पर्टिकुलर कंपाउंड का रिएक्शन, अगर हम इस कंपाउंड का रिएक्शन किसके साथ करा लेते हैं, मान लीजिए HCl1 इक्विवेलेंट, क्या बनेगा? हाँ तो क्या बनेगा 1 इक्विवेलेंट में? नाम क्या उसका? बात समझे कि नहीं समझे? और उसका पॉलीमराइजेशन करेंगे तो PVC किसका एग्जांपल हुआ? होमोपोलीमराइजेशन का एग्जांपल हुआ कि नहीं? क्या केस हो सकता है यहाँ पे? या तो एडिशन कैटायन बनेगा या फिर फ्री रेडिकल बनेगा। क्लियर है बात? अरे क्लियर है बात यहाँ पे? तो ये बन जाएगा आपका PVC। अच्छा एक बात बताओ, इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम लोग लेते हैं, हाँ जी, इसमें मैंने लिखा CuCl2 NH4H प्लस, नहीं NH4 प्लस लिखा, सिर्फ NH4 प्लस लिखा है, ठीक है ना? अब बताइए क्या बनेगा? ये डाइमर बन जाता है, ये बनता है डाइमर। इसमें बोलते इथाइन, मतलब इसको बोलते थे इनाइन, इन आइन, इनाइन। अगर CuCl2 के साथ क्या होता था बेटा? NH4 एसिडिक मीडियम में लेते, क्या लेते? एसिडिक मीडियम। अगर इसी क्वेश्चन में ये बेसिक मीडियम में ले लेते, जरा सुन लेना मेरी बात, CuCl2 के साथ आप ले लेते NH4OH, क्या ले लेते? NH4OH लेते। तो बेसिक मीडियम CuCl2 एसिडिक में, अगर यहाँ पे बेसिक मीडियम में लेते तो आपको मालूम है कॉपर इसके साथ रिएक्ट कर जाता और यहाँ पे रेड कलर प्रेसिपिटेट देता है। याद आया कि नहीं आई बात? यहाँ पे Cu प्लस, याद आया? याद करो इस, हाँ इसकी मैग्नेटिक फ्री रेडिकल मैग्नेटिज्म है, ठीक है ना? हम आप तो याद रख लीजिए बस डायरेक्टली। एक चीज और, अगर यहीं पे फिर से एक क्वेश्चन आपको CuCl2 लेके यहां पे H प्लस और O2 दे देता, जो कि मतलब ना कि बराबर बाई चांस आता, क्योंकि ये दोनों आ सकते हैं, ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है, इन दोनों पे हमेशा ध्यान रखो। अगर CuCl2 H प्लस O2 देता तो यहां पे केस जो बनता वो इस तरीके का बनता, वापस से पॉलीमराइजेशन होता और डाइमर बनाता। क्या बनाता? ये डाइमर बनाता, ठीक है? हम इसके बारे में नहीं बताना चाहते थे, पर फिर भी ठीक है, ये तो आपको मालूम होना चाहिए। ये वाला कंपाउंड कब? जब CuCl2 NH4 प्लस के साथ होता है तो इस तरीके से डाइमर बनाता है, जिसको बोलते हैं इनाइन। क्या बनाते थे हम इसको?
अच्छा, जब इनाइन बन गया तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे HCl1 इक्विवेलेंट ले लिया। क्या लिया? HCl1। आपको बताना मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। अच्छा, अगर क्वेश्चन ऐसा दे दिया होता मैंने कि मैंने यहां लिया होता इन और यहां लिया होता एनाइन और फिर HCl1 इक्विवेलेंट लिया था, अब कहां अटैक होता? अच्छा, आपको बता दे कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की जब बात करते हैं तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की रेट हमेशा याद रखना किसमें ज्यादा होती है? अल्कीन की, क्योंकि अल्कीन पे बनने वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू अल्काइन के। तो यहां पे जब आप क्वेश्चन करोगे तो यहां जो अटैक होगा ना बेटा जी, वो इस जगह पे होगा, अटैक यहां पे हो जाएगा आपका Cl। बट इस जगह जब रेजोनेंस करता है ना, जब रेजोनेंस करता है तो भाई साहब H+ हमेशा उस कार्बन पे अटैक करेगा जिसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा। मुझे बताओ, रेजोनेंस इधर होगा या इधर होगा? इस तरफ माइनस चार्ज बनाओगे या बेटा इस तरफ माइनस बनाओगे? समझ में आएगी नहीं बात? इसीलिए पोलराइजेशन इधर होता है। मेरी बात समझे? तो यहां जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। जरा ध्यान से देखना, इस कंपाउंड को बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। ये 1 इक्विवेलेंट पे मेजर प्रोडक्ट यही बनेगा। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? अच्छा, मुझे बताइए इसका नाम क्या? इसको बोलते हैं क्लोरोप्रीन। क्या बोलते हैं हम इसको? क्लोरोप्रीन। अच्छा, क्लोरोप्रीन बताइए किसका मोनोमर है? क्लोरोप्रीन जो रब है वो किसका एग्जाम्पल है? हाँ, क्लोरोप्रीन से बनता क्या है? हाँ, तो हम क्या बनाते हैं यहाँ पे? नियोप्रीन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? नियोप्रीन बनाते हैं। सिंथेटिक रबर है नियोप्रीन। आपको मालूम है आइसोप्रीन से नेचुरल रबर बनता था, और आइसोप्रीन आप कर चुके थे। मालूम है आइसोप्रीन ये होता है, देखिए जरा ध्यान से, आइसोप्रीन को जब सिस फॉर्म में, याद है आइसोप्रीन का भी क्वेश्चन करा था, इसको आइसोप्रीन का जब सिस फॉर्म लेके आप बनाते थे तब नेचुरल रबर बनता था। याद है ना बात? तो ये आइसोप्रीन, हम इसकी बात नहीं कर रहे, हम इसकी बात, ये क्लोरोप्रीन। पॉलीमराइजेशन करेंगे तो क्या बनेगा? नियोप्रीन। सिंथेटिक रबर है कि नहीं है? अरे बोलिए। अच्छा, मैंने इस कंपाउंड को H2PDBSO4 के साथ रिएक्ट कर दिया, प्रोडक्ट क्या बनेगा? हाँ, H2PDBSO4 है बस। सिर्फ अल्काइन पे ही रिएक्ट करेगा और किसी पे रिएक्ट नहीं करेगा। क्लियर है? तो H2PDBSO4 यहां रिएक्ट करके ये कंपाउंड जो बनाता है CH, ये CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम क्या? ब्यूटा 1,3। अच्छा, आपको मालूम है अगर मैं ब्यूटा 1,3 डाइन के साथ रिएक्शन करा देता हूं इस कंपाउंड का, तो बताओ पॉलीमराइजेशन कराता हूं, कार्बन डबल बॉन्ड और CH, मैं इसका पॉलीमराइजेशन कराता हूं तो बोलो क्या बना? कौन सा रबर बनेगा? ब्यूना एन रबर। किसका एग्जाम्पल होगा ब्यूना एन रबर? किसका? एडिशन का एग्जाम्पल होगा ये भी, पर कोपॉलीमर होगा, कोपॉलीमर होगा, एडिशन का एग्जाम्पल होगा। बात समझे बच्चों? अच्छा, इस क्वेश्चन को फिर से अगर सोल्व करें तो इसके अंदर देखो, अगर हम इस पर्टिकुलर कंपाउंड का, मुझे अगर एक बार देखिए जरा, अब इन दोनों का अगर आपको मोनोमर बनाना है, यूनिट, छोटा यूनिट, तो आप क्या करोगे? कार्बन कार्बन कार्बन, इसके दोनों कार्बन लिखोगे कि नहीं लिखोगे यहाँ पे, और साइनाइड ऊपर, ब्रैकेट क्लोज कर दोगे कि नहीं कर दोगे? क्लियर है ये चीज? समझ में आई बात? अच्छा अच्छा, मान लीजिए मैंने इसी कंपाउंड का रिएक्शन मैंने इसके साथ करा दिया, इस कंपाउंड को हटा के मैंने यहां पे ये लिख दिया CH डबल बॉन्ड CH2। अब बोलो ब्यूनाइस रबर हो गया कि नहीं हो गया? बोलो दोनों में कौन सा रिएक्शन? एडिशन पॉलीमराइजेशन का एग्जांपल है और कोपॉलीमर का एग्जांपल है। क्लियर है ये चीज? ठीक है, चलो ये तो ठीक है, यहां तक हो गया ना, इतना तो आगे फिर देखेंगे, बाकी चीजें भी देखेंगे। अच्छा, ये जो प्रोडक्ट बना ना बेटा इस जगह पे, अच्छा इसके बारे में अगर बात करें ना, इस सबको हटा दें और इसी के बारे में बात करें फॉर एग्जांपल, तो ये जो रिएक्शन हमने लिखी थी इस जगह इनाइन वाली, ये आपको मालूम है HCl में ये जो प्रोडक्ट 1 इक्विवेलेंट लेते हैं ना, ये TCP प्रोडक्ट है बेटा, ये TCP प्रोडक्ट है ये।
मेजर प्रोडक्ट है थर्मोडाइनमिकली, ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट है ये। क्लियर है ये? तो वन इक्विवेलेंट में ये प्रोडक्ट ज्यादा बनता है। हाँ, तो एडिशन रिएक्शन की जो बात कर रहे थे हम उसके अंदर, तो फिर उसके बाद अटैक होता, फिर तो नॉर्मली एक HCl अटैक हो गया, उसके बाद तो ये जो कंपाउंड हो गया ना, कंजुगेटेड सिस्टम बन रहा है कि नहीं बन रहा, फिर कंजुगेटेड सिस्टम के साथ। अच्छा, एक क्वेश्चन और ध्यान में आ रहा है, मुझे एक बात बताना कि ब्रोमीन वाटर टेस्ट का एक क्वेश्चन बनता है, आता है कि नहीं आता ब्रोमीन वाटर? तो अगर हम ब्रोमीन वाटर की बात करें तो कौन कौन से कंपाउंड ब्रोमीन वाटर टेस्ट शो करते हैं? मुझे बताइए कौन कौन से कंपाउंड ब्रोमीन वाटर टेस्ट शो करते हैं? हाँ जी, फिनोल, एनिलीन। क्योंकि फिनोल और एनिलीन का तो हम वो एडिशन रिएक्शन ना बोल के बल्कि क्या बोलते हैं, वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। अच्छा, मुझे बताओ क्या ये शो करता है कि नहीं करता? बिल्कुल, ब्रोमीन वाटर टेस्ट शो करेगा ये Br2 के साथ, अगर रिएक्शन कराओगे इसका तो ये बॉन्ड टूटता है इसके अंदर, याद करिए। ब्रोमीन वाटर टेस्ट करता था कि नहीं करता था? अच्छा, मुझे बताइए अगर हम यहीं पे ब्रोमीन वाटर टेस्ट में ये कंपाउंड ले लें, अरे ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट करेगा भाई। अब ये बताओ, ये भी करेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन कहां पे आगे गड़बड़ाता है जरा ध्यान से देखना, एक मिनट। अगर हम बेंजीन ले लेते तो ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट तो नहीं करता, ये तो क्लियर है। CCl4 ले लिया हमने, ब्रोमीन वाटर टेस्ट नहीं कर रहा, ये तो क्लियर है। अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस कर दिया, मुझे एक बार बताइए, अगर मैंने यहां पे ये ऐसे ले लिया, कुछ तो गड़बड़ है। एंथ्रासिन अटैक होगा कि नहीं होगा? ब्रोमीन वाटर शो करेगा, और कौन सी रिंग? बीच वाली रिंग अटैक करेगी, और बीच वाली रिंग में क्या होगा? अटैक हो जाएगा। ये बनेगा कि नहीं बनेगा आपका? बीच वाले पे क्यों हुआ? हाँ हाँ, इसको ऐसे भी समझा सकते हो भाई, दो बेंजीन अलग अलग बन रही है, अगर साइड में लिख करते तो, आप साइड में करते तो ये स्ट्रक्चर ऐसे बनता। इसमें कितने बेंजोनाइड स्ट्रक्चर? एक। और इसमें कितने? रेजोनेंस एनर्जी किसमें ज्यादा? एक्चुअल में क्या होगा, जब आप इसमें बीच साइड में करोगे ना, जब साइड में करोगे तो नेप्थलीन बनेगा। हाँ हाँ बिल्कुल है भाई, इसको तो मैंने लिखने का तरीका इस तरीके से लिखा, इसीलिए तो आपको दूसरा बता रहे तरीका। अगर आप इस, पहले हम इसको लिख देते हैं भाई। आप एक चीज का ध्यान दीजिए कि जब बेंजोनॉइड स्ट्रक्चर की बात कर रहे हो, क्या हमेशा इस वाले स्ट्रक्चर में जब आप बात कर रहे हो, ये Br है, ये Br है, मैंने इसको ऐसे लिख दिया, चलिए ऐसे। अब दो बेंजोनॉइड स्ट्रक्चर दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? पर क्या हमेशा दो बेंजोनॉइड रहने वाले हैं? नेप्थलीन के 3 RS बनते हैं, याद है कि नहीं है? 3 RS बनते हैं कि नहीं बनते? तो उसमें से क्या होता है, एक ही RS जो होता है, क्लियर है कि नहीं? तो भाई हम ऐसा नहीं कह सकते कि इसके पास हमेशा दो बेंजीनोइड है, इसके पास। आपको मालूम है बेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी कितनी होती है? 36। हम इसको ऐसे ऐसे बोलते हैं, किलो कैलोरी के टर्म में अगर देखें तो मेरे ख्याल से इसकी होती है 152 किलो कैलोरी, 152 किलो कैलोरी के लगभग हम ऐसे देखते हैं। आप जब उसको सोल्व करेंगे तो मुझे बताइए, आप यहां जब देखोगे, फॉर एग्जांपल यहां बताओ रेजोनेंस एनर्जी कितनी होगी 152 किलो कैलोरी के हिसाब से? 300 समथिंग। यहां बताओ रेजोनेंस एनर्जी कितनी होगी? 300 से कम होगी, क्योंकि वो बराबर डिवाइड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? याद करो, ये वाली रिएक्शन आपने एचओएच में पर एचओएच पर रेजोनेंस एनर्जी जब निकालते थे, याद करो, पर बेंजीन रिंग, याद आया कि नहीं आया? अरे जितने, फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन था ना, आप लोगों ने करा था कि किसके किसके अंदर पर रेजोनेंस एनर्जी, फॉर एग्जांपल इसके, ये समझ में आया कि नहीं? पहले ये बताओ, अगर मैं क्वेश्चन ऐसे दे देता, इसको ऐसे देखिए,
ये क्वेश्चन भी आपके जीओसी में था, जरा आप ध्यान से देखना, इसमें स्ट्रक्चर गलत बनाया है। पहला क्वेश्चन था किसमें रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी, पहला क्वेश्चन किसमें रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी, तीसरे में। पहला क्वेश्चन रेजोनेंस एनर्जी 1 2 3, रेजोनेंस एनर्जी किसकी ज्यादा, थर्ड सेकंड फर्स्ट। अगला क्वेश्चन पर बेंजीन रिंग रेजोनेंस एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, 1 2 3। बात समझे कि नहीं समझे, क्लियर है। तो वही क्वेश्चन यहां पे आ गया, जब हम पर निकालेंगे तो यहां पे रेजोनेंस कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये दोनों आपस में, तो इसकी कम हो जाएगी, इनकी तो अलग अलग है कि नहीं है। याद करो रेजोनेंस एनर्जी जब निकाला था जैसे, क्लियर है ना। तो इसलिए बीच वाले रिंग। अच्छा ऐसे ही अगर मैं एंथ्रासीन ले लेता, ये हमने लिया एंथ्रासीन, सॉरी ये एंथ्रासीन था, ये हमारा क्या है फिनांथ्रीन। अब बताओ इसमें कहां एडिशन होगा, ए बी सी, बात क्लियर है कि नहीं है। तो क्या ये फिनांथ्रीन भी क्या आपका कंपाउंड ये टेस्ट शो करेगा, फिनांथ्रीन ब्रोमीन वाटर, बिल्कुल करेगा कि नहीं करेगा। तो वही चीज है, यही चीज बता रहे थे कि बेंजीन में भी कर सकता है। क्यों क्यों कर रहा है मालूम है इसके पीछे, उसके पीछे ये है कि रेजोनेंस एनर्जी जो थी ना वो काफी बढ़ जाती है, इसलिए होता है ऐसा। अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए जरा, एक क्वेश्चन और बताइए, अगर मैं इसी में एक कंपाउंड ये ले लेता हूं जैसे ये, क्या ये ब्रोमीन वाटर शो करेगा या नहीं करेगा, इसके बारे में बताना जरा। बिल्कुल, और कहां समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्लियर है। ये ऊपर की तरफ ब्रोमीन वाटर, एक तो ये क्वेश्चन बनता था ब्रोमीन वाटर टेस्ट, एक लुकास टेस्ट होता है, ठीक है। और इसमें कौन सा है, SN1 SN2, एक क्वेश्चन देखिए जरा। NH3 एक्सेस में लिया है, आपको बताना प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बताना है आपको। हाँ हाँ, हीट का साइन नहीं ले रखा, पहले ये भी देख लेना। आपको मेजर प्रोडक्ट बताना है क्या बनेगा। ठीक है, प्रोडक्ट बनाओ जरा देखें, कि मेरे को ही बना, आप लोग प्रोडक्ट बना के बताओ एकदम। तो उसके बाद एक क्वेश्चन लेते हैं इसी पे ही। बना लिया, NH2। अब मैं पूछ रहा हूं इन दोनों में से क्या बनेगा। हाँ
मेजर उसमें कौन बन रहा है? ऑप्शन में दोनों ही है, एक सेलेक्ट करना है। हम एक सेलेक्ट करना दोनों में से। SNNGP, SNNGP, हेलोजन डेरिवेटिव का शीट है किसी के पास? चलो ठीक है, इसको बताते हैं। SN नहीं सुना SNNGP? चलो ठीक है, इसको बताते हैं। बता रहे इसको SNNGP। किसमें? पर हीट कहाँ दिया था बेटा? हीट में तो NH2 जुड़ जाता ना, तो उससे पहले अमाइड कैसे बन सकता था? बिना हीट के अमाइड थोड़ी बनाते थे। हाँ हाँ हाँ, बस वहीं पे बन गया ना, तो CO माइनस बन गया, तभी तो वो CO माइनस बैक साइड Br के अटैक करेगा। अच्छा, एक क्वेश्चन देते हैं, जरा सुनना मेरी बात। एक क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है बेटा, ये क्वेश्चन आया हुआ है, जरा सुन लेना मेरी बात। ये क्वेश्चन आया हुआ है Br NaBH4 प्रोडक्ट बनाओ। शीट उट करी हो तो ये क्वेश्चन याद हो आप लोगों को। आपको मालूम है इस रिएक्शन में जब H माइनस देता था ये O माइनस बनता था कि नहीं बनता था? O माइनस अटैक करेगा कि नहीं करेगा? सेम वही केस वहां पे भी हुआ, CO माइनस। आपने NH3 लिया, NH3 ने H निकाला वहां से, O माइनस बना, O माइनस न्यूक्लियोफाइल है, Br के एंटीबॉन्ड में अटैक करेगा कि नहीं करेगा? 3 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा कि नहीं बनाएगा? तो यहाँ पे भी ये इसी तरीके से रिएक्शन होती है, और फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे एक्चुअल में यहाँ पे जो क्वेश्चन आया था ना, उस केस में ये आंसर ये दिया हुआ था। पर ओरिजिनल क्वेश्चन जो है, ये जिस किताब का क्वेश्चन है जो हम लोग क्लेडन में है, क्लेडन के अंदर ये ओरिजिनल क्वेश्चन, बिल्कुल ओरिजिनल आंसर ये दिया है जो आया ना, अपने आपने देखना, अपने क्वेश्चन में मेंस में आया था, किस में आया था, तो आंसर ये दिया। पर ओरिजिनल क्वेश्चन ये क्लेडन बुक का है, उसके अंदर, और यहाँ पे बस मिथनॉल दे रखा है। मिथनॉल ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे भी वही रहेगा। NaBH4 कभी अकेला नहीं रहता, वो इथेनॉल के साथ ही रहता है। यहाँ प्रोडक्ट जो आप सोच रहे हैं वही दे रखा है इसमें। समझे? मेंस ने ये दे रखा है, पर ओरिजिनल ये जो क्वेश्चन है ना जिस बुक का, उसमें ये दे रखा है इसका आंसर। हाँ भाई, अपन तो जो टिक कर दिया है मेंस ने, वही करना है। ये नहीं था ऑप्शन में, सबसे बड़ी बात तो ये ऑप्शन में नहीं था। हाँ तब हम इसको सोच सकते थे। पर एक बार मुझे कोई लाया क्या, हेलोजन डेरिवेटिव का क्वेश्चन लाया क्या? हाँ नहीं नहीं, आंसर में तो यही दे रखा है, नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इसके बाद चलिए ये तो छोड़ते हैं, आगे आज जो हम लोग एक बात करने जा रहे थे जो टॉपिक पे है, और एल्काइल हैलाइड में और कोई है? एल्काइल हैलाइड में और कौन सा टॉपिक बनता है जो ज्यादा? अच्छा, SN1 SN2 की रेट सिंपल है। अच्छा, एक चीज हमेशा क्वेश्चन है SN2 में, आपको मालूम है ये वाला जो कंपाउंड अगर बाई चांस आ जाए, इसकी SN2 बहुत ज्यादा होगी, इसकी SN2 सबसे ज्यादा इसी की SN2 होगी। ठीक है, आपको मालूम है फिर इसके बाद अगर कोई दूसरे नंबर पे होगा तो वो ये होगा, तीसरे नंबर बैक बॉन्डिंग, अधिकतर क्वेश्चन इसी के आसपास रहते हैं। तीसरे नंबर पे CH3X, फिर उसके बाद हमारा ये वाला कंपाउंड था, याद करिए, बेंजाइल,
और फिर उसके बाद हमने दूसरा कंपाउंड जो ले रखा है वो एलाइलिक एक्स ले रखा है। ये वाला को मालूम है ये वाला सबसे ज्यादा क्यों होता था, क्योंकि SN2 के अंदर पार्शियल नेगेटिव चार्ज बनता था ट्रांजिशन स्टेट में, तो उसके नेगेटिव चार्ज को -R -I इफेक्ट से स्टेबलाइज करेगा कि नहीं करेगा, क्लियर है। इसलिए ये वाला कंपाउंड की सबसे ज्यादा होती थी SN2 की रेट। अच्छा SN1 में बताइए परसेंटेज ऑफ रेसिमाइजेशन कब बढ़ जाता है? SN1 के अंदर परसेंटेज ऑफ रेसिमाइजेशन कब बढ़ता है? जब कार्बोकेटाइन बहुत ज्यादा स्टेबल हो। तो क्या होता है, कार्बोकेटाइन जब ज्यादा स्टेबल होता है तो कार्बोकेटाइन बहुत जल्दी बनता है। जब कार्बोकेटाइन जल्दी बनता है ना, तो मतलब बैक साइड अटैक जो होती है SN2 की, बैक साइड जो अटैक हुआ ना SN2, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो परसेंटेज ऑफ रेसिमाइजेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। इसके अंदर ये क्वेश्चन देखना जरा, मेंस वाले क्वेश्चन में, ये मेंस का क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखना। मेरे ख्याल से 2019 का क्वेश्चन है मेरे ख्याल से ये। हाँ जी, अरे समझ में आया कि नहीं ये बताओ पहले तो। अच्छा इसके अंदर भी अगर हम लोग बात करें, अगला जो पॉइंट अगर बात करें कि SN1 में रेसिमाइजेशन उसका ज्यादा होता है जिसके अंदर क्या हो, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती। अच्छा एक बात बताइए कि जब मैं यहाँ पे क्वेश्चन इसको अगर कर रहा हूं, मान लीजिए मेरे पास एक कंपाउंड है, मैंने लिखा है यहाँ पे CH3, ये लिखा हमने R, ये H ले लिया, ठीक है, Br, OH माइनस लिया है, ठीक है ना, ये SN2 कर रहा है, हमने यहाँ पे कंडीशन क्या लिख दी, SN2। तो मुझे जो प्रोडक्ट बताइए, यहाँ प्रोडक्ट की बात करें, ये जो प्रोडक्ट बनेगा ऑलवेज इन्वर्जन तो नहीं बोल सकते हम लोग, वो डिपेंड करता है। ऑलवेज इन्वर्जन तभी होगा जो आने वाला ग्रुप हो जिसकी प्रायोरिटी क्या हो, बिल्कुल Br के जैसी हो। अगर उसकी प्रायोरिटी थोड़ी कम हो जाए तो पता चला ये दोनों ऊपर निकल जाएंगे, नहीं निकल जाएंगे, नहीं समझे। इसी क्वेश्चन में अगर मैं यहां CHO रख दूं, अरे भाई CHOH CH3 Br, रिएक्शन करा देते हैं CN- के साथ, करा ले क्वेश्चन को। अगर मतलब CHO की जगह कुछ और रख लेते हैं, मतलब क्योंकि CNO में तो ये CHO पे भी अटैक कर देगा ये। CH2OH, हाँ हम लोग यहां लग देते हैं CH2OH रख लेते हैं, चलिए CH2OH। अब अगर इस रिएक्शन को कराते हैं, इसका कॉन्फ़िगरेशन जो भी रहेगा, इन्वर्जन हमेशा थोड़ी ना होगा, जरा चेक करके देखो इस क्वेश्चन को, बात समझे। तो ये इन्वर्जन तभी होता है जब प्रायोरिटी क्या हो, जो निकलने वाला ग्रुप हो उसके बराबर रहे प्रायोरिटी। क्लियर है कि नहीं ये बात? अच्छा मुझे बताइए, अगर इसका रोटेशन ये डेक्स्ट्रो है, क्या ये, तो बताइए SN2 में जो बनने वाला प्रोडक्ट, एनसीआर सुनना मेरी बात, एनसीईआरटी हमेशा लिखता है, क्या लिखता है एनसीईआरटी अपनी लाइन में, ऑलवेज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है। पर अभी अपन ने क्या कहा कि ऐसा हमेशा नहीं होता, इन्वर्जन हमेशा नहीं होता, वो बताया किस तरीके से होता है, ठीक है, पर एनसीईआरटी बोलता है इन्वर्जन। अब अगला क्वेश्चन, SN2 में अगर ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो बताओ प्रोडक्ट क्या होगा, अरे बोलो, हम नहीं बता सकते, हम बता ही नहीं सकते उसके बारे में। क्यों? अरे भाई ये कंपाउंड अगर आपका डेक्स्ट्रो है तो ये कंपाउंड आपका लीवो कैसे हो सकता है? आपको तो कॉन्फ़िगरेशन इसका दिया है, अरे आपने अगर बात करें इसके बारे में तो बता ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो अलग मॉलिक्यूल है। अगर ये डेक्स्ट्रो है तो लीवो इसका मिरर इमेज होगा। तो इसका मतलब यह है कि SN2 में कॉन्फ़िगरेशन आप बता सकते हो कि अगर R है तो S होगा, वो आप हमेशा बता सकते हो, पर डेक्स्ट्रो से लीवो बनेगा ये कभी, कारण क्या है उसके पीछे, बदल जा रहा है, समझे कि नहीं समझे? तो एक चीज याद रखना, आप ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में ये तो कह सकते हो भाई ऑप्टिकल एक्टिव है ये, पर आप ये नहीं बता सकते कि वो सेम रोटेशन का होगा या ऑपोजिट रोटेशन का होगा। क्लियर है? तो ये SN2 की बात थी। क्लियर? हाँ वो सवाल तो दिख रहा है उसमें, इससे रिलेटेड सवाल।
ऐसा ही एक है क्वेश्चन। उसमें बहुत मतलब उसमें ये चलो ठीक ठीक है, वो है क्वेश्चन तो है। आगे देखते हैं, अगला जो टॉपिक देखते हैं इसके अंदर हम लोग आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के बारे में देखते हैं। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट प्रोटीन के केस में आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट करा आप लोगों ने। आइसोइलेक्ट्रिक अमीनो एसिड की बात करते हैं हम, प्रोटीन हेलोजन डेरिवेटिव के बाद हम लोग यहाँ जो स्टार्ट करते हैं, क्या स्टार्ट करते हैं, प्रोटीन्स के बारे में बात करते हैं। प्रोटीन्स की बात करें, सबसे पहले अगर बात करें, प्रोटीन्स बना होता अमीनो एसिड का, ये हमने लिखा R, ये हमारे पास H, NH2CO अमीनो एसिड। कौन से अमीनो एसिड का बना होता है? मोस्ट ऑफ द केसेस अल्फा अमीनो एसिड। ये अल्फा अमीनो एसिड जो होते हैं ये मेनली किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? ये डाइपोलर नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, H, NH3+ और CO-। इसको बोलते हैं डाइपोलर नेचर, जिसको हम ज्यूटराइनिक फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, ज्यूटराइनिक फॉर्म बोलते हैं। क्लियर हुई बात? इसमें भी क्या होता है, जब हम लोग बात करते हैं कि ये एक अमीनो एसिड, इस तरीके से अमीनो एसिड, टोटल कितने अमीनो एसिड है? एक मालूम है आपको, टोटल अमीनो एसिड तो हमारे हैं मेनली 20, पर एक क्या करता है, डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसको सिस्टीन और सिस्टीन बोला जाता है। मालूम है आप लोगों को? अमीनो एसिड जो है होते 20 अमीनो एसिड है। जैसे आप देखिए जरा, यहाँ पे एक आपका अमीनो एसिड होता है कि मान लीजिए यहाँ पे H ले लिया, ये ले लिया हमने NH2COOH, यहाँ पे लिखा CH2, ये लेते हैं SH, सिस्टीन। ठीक है ना, एक सिस्टीन भी बनता है, मतलब ये ठीक है सिस्टीन। अगर मैं क्या करता हूं, इसका ऑक्सीडेशन करा देता हूं, क्या करा देता हूं? ऑक्सीडेशन। जब मैं इसका, ये थायोल है, क्या ये थायोल, तो जैसे ही मैं इसका ऑक्सीडेशन करा देता हूं, अच्छा ऑक्सीडेशन में हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो यूज करेंगे ना, यहाँ पे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ H2O। मतलब Br2 H2O याद है आपको, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है। याद करो, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करा था इसने, याद है? ग्लूकोनिक एसिड बना था कि नहीं बना था? और अगर HNO3 यूज कर देते थे, याद है, सैक्रिक एसिड बन गया था उसमें। याद आई बात? वो तो हम यहाँ पे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं Br2 के। अब देखो होता क्या है, जैसे ही ऐसा करते हैं ना, तो ये डाइमर बना लेता है, जिसमें ये जो थायोल है ना, तो सल्फर का बॉन्ड बना लेता है। किसका बॉन्ड बना लेता है? सल्फर। तो ये जो कंपाउंड नया जो बना ना, ये ऐसा हो जाएगा COOH CH2 SS CH2, ये हो जाएगा H NH2 H NH2 COOH, ये हो जाता है आपका सिस्टीन। जरा देखना, दोनों की स्पेलिंग एक बार देख लेना, एक में ई आता है और एक में सिस्टीन, दोनों चीज एक डाइमर फॉर्म में होता है, ये एक नॉर्मल है और ये क्या है, ऑक्सीडाइज फॉर्म में। क्लियर है? इसलिए 21 हो जाते हैं। इन दोनों की वजह से क्या होता है, 21। दोनों को गिना जाता है मिला के 20, और एक को अगर बढ़ा दे तो क्या हो जाता है, 21। क्लियर है? अच्छा, हमारे पास मालूम है 20 अमीनो एसिड है। टोटल कितने अमीनो एसिड? 20 अमीनो एसिड में से सिर्फ 2 अमीनो एसिड हैं जिसमें सल्फर पाया जाता है, सिस्टीन और एक मिथ्योनिन। एक याद करिए, मिथ्योनिन भी है। मिथ्योनिन का स्ट्रक्चर मालूम है ना आपको, CH2S, फिर उसके बाद एक आ जाएगा CH3, मेथियोनिन। H की जगह CH3 आ जाए तो मेथियोनिन। याद है, न्यूट्रल अमीनो एसिड में आता था वो। अच्छा जी, अब आपको मालूम है ये सल्फर आने से होता क्या है? सल्फर आने से क्या होता है कि अमीनो एसिड की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। जो प्रोटीन होते हैं ना, ऐसे सल्फर लिंकेज होने की वजह से क्या होता है, प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। आपको मालूम है सबसे छोटा जो हम लोग बात करते हैं प्रोटीन, जो हमारी बॉडी के अंदर जो है इंसुलिन के फॉर्म में है, मालूम है आपको? हॉर्मोन्स में एक हार्मोन है इंसुलिन, वो बना होता है प्रोटीन का। बाकी अलग अलग केमिकल से बने होते हैं, पर एक हार्मोन है जो कौन है, इंसुलिन, जो किससे बना होता है, प्रोटीन का। अच्छा, इंसुलिन जो होता है ना बेटा, इंसुलिन मालूम है ये किस बीमारी के लिए होता है? डायबिटीज के लिए होता है, ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल। ये इंसुलिन बना होता है, ये प्रोटीन वाला। एक बार पूछ लिया क्वेश्चन इस पे, ये इंसुलिन कौन सा हार्मोन होता है, ठीक है ना? तो ये प्रोटीन का बना होता है। अच्छा, कितने अमीनो एसिड होते हैं इसमें? टोटल 51 अमीनो एसिड का बना होता है। ठीक है, टोटल कितने अमीनो एसिड होते हैं इसके अंदर?
51। तो इस तरीके से दो लेयर की बनी होती है, इस तरीके से ऐसे ऐसे करके इसके अंदर लेयर बने होते हैं। क्या होता है, ये छोटे छोटे जो हमने बनाए ये क्या है, अमीनो एसिड है। तो ये अमीनो एसिड के साथ साथ जरा ध्यान से देखना, इनके अंदर एक खास चीज और होती है अमीनो एसिड के साथ साथ। इसके अंदर एक छोटी यूनिट होती है 21 अमीनो एसिड की और एक बड़ी होती है 30 की। अब ये अमीनो एसिड स्टेबल करने के लिए इनके बीच में सल्फर के बॉन्ड बनाए जाते हैं। अच्छा, सल्फर के दो तरह के बॉन्ड बनते हैं, एक इंट्रामोलिकुलर और एक। इससे क्या होता है, जो ये प्रोटीन की जो लेयर है ना, ये चेन, इसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाती है। आपको मालूम है सेम ऐसा ही आपने वोल्केनाइजेशन ऑफ रबर में भी किया था, याद आया कि नहीं आया। जो नेचुरल रबर होता है वो खराब हो जाता है आसानी से, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, बहुत जल्दी घिस जाता है, सॉफ्ट होता है। उसको टफ करने के लिए जो आपने लिखा था ना, आइसोप्रीन जो लिया था, उसके अंदर भी वोल्केनाइजेशन करते थे तो सल्फर सल्फर आ जाता। वही काम हमने इसके अंदर का। इससे क्या होता है मालूम है, इससे ही क्या हो जाता है कि इसकी स्ट्रेंथ जो होती है प्रोटीन की बढ़ जाती है, आसानी से टूटता नहीं है। अगर ये सल्फर ज्यादा बन जाए ना बेटा, अगर ये लिंकेज हो जाए, आपको मालूम है सबसे ज्यादा ये कहां मिलता है, ये सबसे ज्यादा मिलता है ये प्रोटीन जो सिस्टीन जो होता है ना, सिस्टीन प्रोटीन, इसी की वजह से सल्फर सल्फर लिंकेज आता है। ये मालूम है सबसे ज्यादा कौन से प्रोटीन में मिलता है, केराटिन प्रोटीन। केराटिन जानते हो, जो बालों में पाया जाता है। अब आप समझ जाना, जिसके कर्ली हेयर ज्यादा है उसके अंदर नंबर ऑफ सल्फर लिंकेज क्या होंगे, ज्यादा होंगे। मेरी बात समझे। तो क्या होता है, ये स्ट्रेट होने की वजह से क्या होता है, ये ऐसे, अब इनके बीच में क्या होता है, ये सल्फर 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 सल्फर। तो ये जो प्रोटीन हुए ये क्या हो जाएंगे, कर्ली हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, आपको मालूम है कर्ली हेयर को स्ट्रेट भी कर दिया जाता है। मालूम है क्या करते हैं, अभी इसका ऑक्सीडेशन करना है, सुनो मेरी बात, हम इसका कर देते हैं रिडक्शन। हम क्या करते हैं, इसका रिडक्शन करने से ये बॉन्ड टूट जाएगा वापस से, जैसे यहां से बॉन्ड टूट जाएगा ना ऐसे, भाई ऑक्सीडेशन करा तो ऐसे, रिडक्शन करा तो बन जाएगा नहीं बन जाएगा, ये टूट जाएगा। जब टूटेगा तो स्ट्रेट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और जब स्ट्रेट होने के बाद हम वापस से क्या करते हैं, इसका ऑक्सीडेशन करते हैं, तो यही लेयर क्या हो जाती है, इस तरीके से आ जाती है, और वापस से सल्फर सल्फर, अब स्ट्रेट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अरे क्लियर है। तो केराटिनिन जो होता है ना, मतलब केराटिनिन जो प्रोटीन होता है फाइब्रस प्रोटीन होता है। आपको मालूम है दो तरह के प्रोटीन होते हैं, एक ग्लोबुलर प्रोटीन और एक फाइब्रस। जो फाइब्रस प्रोटीन होता है ना, नॉन सोल्युबल इन वाटर होता है, मालूम है। और केराटिन प्रोटीन में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, इसीलिए अगर आप अधिकतर देखना कि जो ये जो केसेस, ये सिस्टीन वाले केस, ये सिस्टीन जहां पे भी होंगे वहां पे ये क्या होते हैं, हाँ क्लियर है। तो हम इस जब प्रोटीन की बात कर रहे थे, तो इसके बाद क्या था, इंसुलिन के बाद अगर ये अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड क्या होता है, ये ज्यूटराइनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। किस में एग्जिस्ट करता है, ज्यूटराइनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है। अब क्या होता है, एक पीएच, इसके अंदर हम लोग देते हैं पीआई, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। ये आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट होता है। क्या होता है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, बताइए जरा। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, ये पूछ रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब हाँ मतलब बिल्कुल, पीएच एट विच अमीनो एसिड एग्जिस्ट इन ज्यूटराइनिक फॉर्म। अमीनो एसिड एग्जिस्ट इन, मतलब सुन लीजिए, मान लीजिए हम यहां पे एक अमीनो एसिड ले लेते हैं। ये हमारे पास अमीनो एसिड है CH3 CH NH2 COOH, ये लिया कंपाउंड हमने। ठीक है। अगर मैं इस कंपाउंड को ले लेता हूं यहां पे CH3 CO-, ठीक है, ये कंपाउंड, अगर मैं इसका पीएच, ये अभी आपको समझ में आया, ये इस फॉर्म में मिल रहा है, इसका मतलब इसका पीएच जो होगा इसके आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के बराबर होगा कि नहीं होगा। क्लियर। इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है, मान लीजिए इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो हम लोग ले रहे हैं वो क्या है, 6। इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है, 6। एलेनिन का आइसो, अच्छा मोस्ट ऑफ द केसेस में, अधिकतर कंपाउंड के बता देता हूं, जो नॉर्मली जितने भी है ना हमारे, उन सब के आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है, 6 के लगभग है, न्यूट्रल।
ठीक है, न्यूट्रल के अधिकतर 6 है। अब क्या होता है, कुछ जो बेसिक है उनके आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होंगे, 7 से ज्यादा, और जो एसिडिक होंगे उनके 6 से कम चले जाएंगे। क्लियर है कि नहीं है, पर मोस्ट ऑफ द केसेस न्यूट्रल होते हैं। अच्छा, इसके अंदर अगर मैं H+ ऐड करता हूं, H+ ऐड करता हूं, तो मेनली ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा मालूम है आपको, CH3CH, इस पे एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम पीएच कम करें, ये किस पीएच पे आएगा मालूम है आपको, इस कंपाउंड की अगर हम लोग बात करें, इसका जो पीके निकालते हैं, इस पर्टिकुलर पीके जो आएगा, इसका पीके आता है इसका 2.2 के लगभग आता है, पीके कार्बोक्सिलिक एसिड का यहाँ पे, ठीक है, पीके। तो यहाँ पे ये इस फॉर्म में स्टार्ट करेगा, यहां से हम पीएच स्टार्ट करते हैं 0 से। कहां से स्टार्ट करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, H+ कंसंट्रेशन 0 पीएच पे। मुझे एक बात बताइए, 0 पीएच पे ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ये मॉलिक्यूल कैटाइनिक फॉर्म में। किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, धीरे धीरे हम लोग पीएच बढ़ाते जाएंगे। जैसे पीएच कितना आ जाएगा, हमारा पीएच आ जाएगा, अगर मान लीजिए पीएच कितना आ गया 2.2 के लगभग, ठीक है, उस केस में क्या होगा कि ये जो कंपाउंड है अपना हाफ ऑफ द H+ क्या होगा, यहां पे ये क्या करेगा, ले चुका होगा, ठीक है, इसके मॉलिक्यूल H+ कंसंट्रेशन ले चुके होंगे। तो यहां पे क्या होगा, जो इसका पीएच होगा वही इसका क्या होगा, पीके। छोड़ दो उस तरीके से मत सोचो तुम लोग, आप तो ऐसे सोचो सिंपल कि अगर हम इसका H+ कंसंट्रेशन कम करते जाएं, ठीक है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है, और अगर हम यहां पे वापस से बात करें, यहां पे अगर हम यहां पे OH- बढ़ाते जाएं, तो मान एक मिनट, OH- बढ़ाते जाएंगे, सुनना मेरी बात, पीएच हमने कितना रखा 0, हम OH की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं। अगर OH की कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे, सबसे पहले कहा क्या होगा, जरा सुनना मेरी बात, पहले नॉर्मल कंडीशन में धीरे धीरे करके क्या होगा, ये वाला कंपाउंड में दोनों में से H+ यहां से निकलेगा कि नहीं निकलेगा, अरे बोलो, ये H ये कब पूरा कंप्लीट होगा, निकलेगा मालूम है, जब क्या होगा, इसका पीएच कितना आ जाएगा, पीएच 6 आ जाए, तो ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, अरे बोलिए। अब अगर मैं यहां से फिर OH- और बढ़ाता हूं, अब बताओ H+ कहां से निकलेगा, तो CH3CH ये हो जाएगा हमारा NH2 और ये हो जाएगा CO-। तो अगर आप समझना, अगर मैंने पीएच आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट से बढ़ा दिया किसी भी अमीनो एसिड का, तो बताओ वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, और अगर पीएच मैंने आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट से कम कर दिया तो, क्लियर है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो पीएच होता है लगभग, अगर मान लेके चले तो ये कैटाइनिक फॉर्म में, और वापस H+ देंगे यहां, तो ये सर, तो इसका मतलब ये जो होगा आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होगा, इन दोनों का एवरेज आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि यहां से ये जो निकलेगा, ये H जो निकलेगा ना पहला, वो आपका पीके कब निकलेगा, 2.2 से निकलेगा, और यहां से जो H निकलेगा ना, ये भी एसिडिक है कि नहीं है, ये निकलेगा मेरे ख्याल से 9.7 के लगभग, 9.7 पीके। इसका पीके जो होगा वो क्या होगा आपका 9.7। अब जरा देखिए, जरा ध्यान से कितना आ रहा है इसको, अगर दोनों का एवरेज निकालते तो इसका जब हम लोग लेते हैं, मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, लगभग बता रहा हूं मैं आपको, उस हिसाब से कर दीजिए, 9.8 भी कर, तो 9.7 प्लस 2.2 के हिसाब से अगर करेंगे तो कितना पीएच आ रहा है, पीके, समझ में आई बात, अरे बोलो। कभी कभी क्वेश्चन में क्या हो सकता है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट में कभी कभी क्वेश्चन में इस तरीके से दे देता है, जैसे कंपाउंड ले लिया हमने यहां पे, ये हमारे पास कंपाउंड है, अगर लाइसिन ले लिया हमने, क्या ले लिया, लाइसिन, लाइसिन का स्ट्रक्चर जानते हो, 4 CH2 बॉन्ड आ जाते हैं ऐसे, ये हो जाता है CH, ये हो जाता है NH2H, ये COH है, ये लाइसिन। ऐसे ही आ जाता है एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड में क्या आ जाता है, COOOH, CH2, नहीं एक ही रहेगा, आते हैं सर, दो आते हैं, दो आते हैं सर, इस पार्टिकल दो आते हैं, देख लेते हैं। एस्पार्टिक एसिड का दो, एक ही आएगा, ग्लूटेमिक में, अब तो बोलेगा ही तू,
आपको मालूम है हमारे सिलेबस में दो ही एसिडिक अमीनो एसिड है, एक एस्पार्टिक एसिड, एक ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक में एक CH2 और आ जाएगा। अच्छा ठीक है, अब आपके पास दो केस आ जाए तो हमेशा याद क्या करेंगे, जैसे सोल्व करने में तो डायरेक्टली सोल्व करते इक्वेशन बना के सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना, पर आप क्या करोगे, अगर आपको हाफ पीके निकालना है किसी का भी आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, तो अगर दो बेसिक हैं तो दोनों बेसिक का पीके लेंगे, और अगर एसिडिक है तो दोनों एसिडिक का पीके लेंगे। क्लियर है? चार, यहां 4 आएगा, लाइसिन में 4 आएगा, और यहां पे 1 आएगा, और ग्लूटामिक में क्या आएगा, 2 आएगा। अच्छा, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट दोनों का निकालना, अगर बेसिक है तो क्या करेंगे हम लोग, दोनों अमीनो एसिड का लेंगे, और अगर एसिडिक है तो। क्लियर है ये चीज? अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन बनता है जो आपको हमेशा याद रखना है, वो क्वेश्चन बनता है कि अगर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ये है इस अमीनो एसिड का, तो बताइए पर्टिकुलर पीएच पे वो किस तरफ माइग्रेट करेगा, एनोड के या कैथोड पे। तो क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन, क्लियर हो जाएगा ये? ठीक है, चलो इसमें अगली बार क्वेश्चन देंगे, इसको और ज्यादा अगली बार क्वेश्चन देंगे। हो गया क्या, बेल होगी क्या, बेल होगी क्या, नहीं? ठीक है, चलिए अगली क्लास में फिर से बायोमोलिक्यूल स्टार्ट करेंगे और इसी को कंटिन्यू करेंगे। एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आया लाया था, मैं जरा करके बताना मुझे, एक क्वेश्चन लाया था उसको करके जरा देखिए। हाँ हाँ, वो बाद में देखना। हाँ, एक क्वेश्चन जरा इसको देख लो, ये एक क्वेश्चन है, फिर बाद में नहीं हो पाएगा। करो, लिखो तो सही क्वेश्चन। BH3 THF A H+B डाइबेल H -78 P NaBH4 NaBH4 है यहाँ पे, NaBH4 Q H+ Q, मैं अभी का CQ R। आपको बताना है B और R में क्या रिलेशन है, B और R में क्या रिलेशन है, अभी कर लो।